नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 3 दशक के अधिक समय बाद संघ मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। कल नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से होगी पीएम की मुलाकात। पीएम का नागपुर दौरा कई मायनों में खास। बिहार में चुनाव से पहले नेताओं का जमावड़ा। 7 अप्रैल को पटना जाएंगे राहुल गांधी। अमित शाह का आज से बिहार दौरा, करेंगे कई महत्वपूर्ण बैठकें। तो 24 अप्रैल को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली में पावर कट पर सियासत तेज। बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया झूठा आरोप। आशीष सूद ने केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज। शुभेंदु अधिकारी ने एस जयशंकर से ममता बनर्जी की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की उठाई मांग। तो बौखलाई ममता की पार्टी में मची भगदड़। नाराज विधायकों के सीएम ममता की मीटिंग। म्यांमार की तबाही में भारत बना संकट मोचक। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत पहुंचाई गई राहत सामग्री। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से की भी बात। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ऐतिहासिक नागपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार आरएसएस के मुख्यालय जाने वाले हैं। कल यानी कि 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन पीएम नागपुर दौरे पर रहने वाले हैं। यहां वो पूरे दिन कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले रेशमी बाग स्थित स्मृति मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के विस्तारित भवन की आधारशिला रखेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करने की खबर है। पीएम का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे सरकार और संघ के बीच भविष्य में बढ़ते तालमेल के रूप में भी देखा जा रहा है। कल जब पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात होगी, उसकी तस्वीर आएगी तो संदेश दूर दूर तक जाएगी। बताया जा रहा है कि आरएसएस के दफ्तर में एक बड़ी बैठक भी होनी है। सर, कल पीएम मोदी नागपुर जा रहे हैं। ये यात्रा किन किन मायनों में बेहद खास है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यात्रा राहुल गांधी के लिए, विपक्ष में बैठे उन पार्टी के नेताओं के लिए जो बार बार कहते हैं नागपुर 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 की बात करते हैं कि संघ जैसे एक अछूत संगठन है। पीएम मोदी जाएंगे और वहां पर संघ प्रमुख से मुलाकात भी करेंगे, कई योजनाएं भी है और उसका लोकार्पण भी करेंगे। फिर डॉक्टर BR अंबेडकर के स्मृति स्थल पर भी जाएंगे। लेकिन नागपुर मुख्यालय में जाना एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो संघ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले से दोनों के बीच जो तल्खी पैदा हो गई थी, उसमें कुछ तो पाटा गया था। हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के समय संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोऑर्डिनेशन बना था और फिर अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी उस कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए पीएम मोदी और भागवत दोनों के बीच पहली बार मुलाकात नहीं हो रही है। मुलाकात तो पहले भी होती रही। भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी दोनों साथ रहे, कई और बार मंच पर साथ रहे हैं। लेकिन नागपुर के संघ मुख्यालय में एक साथ बैठकर ये संदेश देना कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच दूरी की जो बात कर रहे थे वो अब खत्म कर दो। इसीलिए तो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव नहीं जीतती है, इसे तो संघ चुनाव जिताती है। अब संघ जिताए या भारतीय जनता पार्टी जीते, ये दोनों एक ही हैं। इसीलिए तो पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिन पहले कहा था कि देखो भाई, संघ एक बट वृक्ष है और हम लोग उसके शाखाएं हैं। तो ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो शाखा है, वो वही बात कर रहे थे जो कि पहले से दूसरे नेताओं ने की। और उसके उलट जेपी नड्डा ने बात कह दी थी कि संघ और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब सक्षम है अपने संगठन को बनाने में, चुनाव लड़ने में। लेकिन ये एक नया रिकॉर्ड भी है। पीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पीएम तो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे और वो भी संघ के मुख्यालय का दौरा किए थे। लेकिन वो 2007 में तब गए जब 2004 में वो प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए थे। लेकिन
ये प्रधानमंत्री रहते हुए जा रहे हैं तो मिर्ची तो लगेगी, कांग्रेस में भी बौखलाहट होगी। ये एक नया रिकॉर्ड है अभी हिंदुस्तान के इतिहास में, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में तो संघ को प्रतिबंधित करने के चक्कर में रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही तो मोरल प्रेशर इतना रहता था कि संघ के मुख्यालय में चले गए तो हमारे ऊपर सांप्रदायिक पार्टी के एक मुहर लग जाएगी। तो ये सारे दायरे तोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी पीएम मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो 2012 में भी गए थे, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तो 2013 में गए थे, लेकिन 2014 के बाद वो कभी नहीं गए, अब जा रहे हैं। मतलब आगे भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है कि कांग्रेस और विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां अब सोचने पर मजबूर होगी कि क्या किसी प्रदेश में अब इनकी सरकार बचने वाली है। जी, अब बात बिहार चुनाव से पहले बिहार में लगे नेताओं की जमावड़े की। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले प्रदेश में बड़े नेताओं की हलचल बढ़ गई है। एक तरफ आज से अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। शाह पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। वहीं अगले महीने राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना जाएंगे। राहुल गांधी 7 अप्रैल को अपने पटना दौरे पर महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की याद में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे, साथ ही वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार दौरे पर होंगे। इस दौरान वो पटना एयरपोर्ट पर बने टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। सिर्फ बिहार में अब चुनाव की हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में? देखिए, जिस तरीके से अमित शाह का दौरा हो रहा है, आगे राहुल गांधी का भी दौरा होगा 7 तारीख को। उससे पहले भी 2 बार राहुल गांधी इस बीच जा चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट है। एक तरफ राहुल गांधी बिहार के दौरे पर जाते हैं, बिहार के नेताओं से यहाँ मुलाकात करते हैं, कन्हैया कुमार की यात्रा होती है। उसमें एक जगह पर कांग्रेस हंगामा इसलिए करती है कि कन्हैया कुमार गया मंदिर के अंदर और फिर बाहर निकलने के बाद मंदिर को धुला गया और उस पर कांग्रेस चिढ़ गई। कन्हैया कुमार कैसे इतने अनटचेबल हो गए? अनटचेबल तो है क्योंकि वो सनातन का भी गद्दार है और देश का भी गद्दार है। तो वहां के लोगों ने ये माना कि गद्दार अगर अंदर गया है, बाहर आने के बाद कम से कम उस गद्दारी के सबूत तो खत्म करो। ये स्थिति बिहार में चल रही है। लेकिन अमित शाह जो बिहार की राजनीति के रग रग को पहचानते हैं, वो पहले भी बिहार के स्ट्रेटजी बना चुके हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का चुनाव जीतना चुनौती नहीं है। चुनौती इस बात के लिए है कि कितना बेहतर तरीके से जीत हासिल की जाए, ताकि आगे के समय में नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान है तो भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बिहार में सर्वाइवल की समस्या हो रही है, क्योंकि राजद भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो बिहार की राजनीति में बिहार के चाय की दुकान पर चर्चा करने वाले लोगों से भी कम जानकारी रखते हैं। इनको जो इनपुट दिया जाता है उसी पर कुछ रिएक्शन करते हैं। जो संविधान बचाओ यात्रा निकालें या संविधान बचाओ सेमिनार करें, इससे क्या बिहार में राजनीतिक के तौर पर कोई भी ऐसा असर पड़ेगा? ये पूरे बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं। इसलिए दोनों के बीच काफी अंतर है। और अमित शाह जिस तरीके से लगे हैं बिहार में, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनाने की पहल दिखाई पड़ रही है। जी, अब बात दिल्ली में पावर कट पर सियासी जंग की। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद दिल्ली में पावर कट बढ़ गए हैं और जनता को परेशानी हो रही है। पावर कट को लेकर एक साथ केजरीवाल ने कई सारे ट्वीट्स भी कर दिए। सिसोदिया ने भी मीडिया से बातचीत में कई सारे आरोप लगा दिए। हालांकि दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इन सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिजली कट को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए उनके बयान को झूठ और दिल्ली की जनता में भय का माहौल बनाने की कोशिश करार दिया। सूद ने आंकड़े पेश करते हुए केजरीवाल की पोल पट्टी खोल दी है। केजरीवाल ने मुद्दा उठाया, अब उन पर क्या भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, कम से कम ये बात तो है कि तकरीबन 50 दिनों के बाद केजरीवाल थोड़ा सा सांस लेने के लिए तैयार हुआ है। आतिशी मार्लेना बैटिंग कर रही थी, मनीष सिसोदिया भी सामने आया, लेकिन मनीष सिसोदिया भी पंजाब में है। भगवंत मान ने मनीष सिसोदिया के स्वागत में
पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित करवाई है। पीटीएम में अरविंद केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया जा रहे हैं और भगवंत मान जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल इतने समय के बाद जागे, लेकिन ये जागे एक झूठ के साथ, क्योंकि इन्होंने जो बोला कि पावर कट हमारे 10 साल के सरकारों में कभी हुआ ही नहीं है, ये तो ऐसा झूठ है जिसे एक महान झूठा आदमी भी बोलने में शर्म आएगा। और इसीलिए रिकॉर्ड के साथ आशीष सूद ने बताया कि भाई ये कौन सी बात बोल रहे हो, 1 साल का रिकॉर्ड है, 59 पावर कट पर डे हो रहा था, 21,500 से ज्यादा पावर कट 1 साल में हो चुके हैं, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बेशर्मी से कह रही है पावर कट नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि अभी तक सरकार तुम्हारी 10 साल की बात करते हो, बीच उससे पहले 49 दिन की बात नहीं करते हो, लेकिन 10 साल के सरकारों में भी सरकार तुम्हारी रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर नहीं पाए। तुमने जो वादे किए थे अब तक सरकार बनने के समय कि हम बिजली पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यही वादा था इसका कि सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि बिजली सस्ती हो जाएगी, हमें हिमाचल से उत्तराखंड से बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसने क्या किया, एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। आगे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है और अभी जो बात चल रही है, पावर मिनिस्टर भी ये बात बोल रहे हैं कि आगे 3 साल के अंदर जितने ये जो वेस्ट है, जो कूड़े का पहाड़ है, इससे हम 3 से 4 बिजली प्लांट बनाएंगे, पावर प्लांट बनाएंगे, और वेस्ट से जो अरविंद केजरीवाल 10 साल में सिर्फ बोलता रहा वो हम बिजली उत्पादन करेंगे, फिर सब्सिडी की जरूरत कम हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल जितना चीखेगा, चिल्लाएगा, हंगामा करेगा, उतने ही उसकी स्थिति डाउन होती जाएगी, वोट कम होते जाएंगे। और आगे ये जो काम किया जा रहा है नई सरकार के माध्यम से, जो काम होगा उससे अगले 4-5 सालों में केजरीवाल फिर से शीत गृह में चला जाएगा। जी, तो केजरीवाल बीजेपी पर झूठे आरोप लगाकर फंस गए हैं, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बुरी फंस गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन के दौरे पर थी, लेकिन वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में संबोधन के दौरान ममता बनर्जी का जमकर विरोध हो गया। इस विरोध को लेकर ममता बनर्जी की हर जगह किरकिरी हो रही है, पर बड़ी बात यह है कि ममता का विरोध तो पार्टी के अंदर भी शुरू हो गया है। टीएमसी में भगदड़ मच गई है। ममता नाराज विधायकों के साथ मीटिंग भी कर रही है। इस बीच बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उनके द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को कड़ा ऐतराज जताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर उनकी भविष्य की विदेश यात्राओं पर रोक लगाने की मांग की है। सर, क्या चल रहा है बंगाल में टीएमसी के अंदर? देखिए, टीएमसी बिखरी हुई है। अभी जो स्थिति है, ममता बनर्जी लंदन गई, ब्रिटेन में जाकर भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, बंगालियों के खिलाफ जो बातें की, वहां जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। पहले गुलामी मानसिकता इनकी देखिए, बोल रहे हैं ब्रिटेन जो हमारे ऊपर शासन करने वाला है, हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अभी भी वही गुलामी मानसिकता, शुवेंदु अधिकारी ने यही बात का जिक्र किया है। दूसरी बात, भारत की बढ़ती ताकत को आप जाकर वहां पर ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हो कि भारत तो अभी भी पाकिस्तान की तरह लिजलिजा देश है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, वहां के लोग, वहां के स्टूडेंट बता रहे हैं भारत तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो सहमत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाले आंकड़े हैं, गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं। मतलब मोदी से घिरना इतना बड़ा कि भारत की छवि खराब करोगी। तो ये जो पश्चिम बंगाल को लेकर या फिर ब्रिटेन यात्रा पर चल रहा था, इस बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में दूसरा टर्न लिया। स्थिति ये हो गई थी कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजिक भूल थी, या फिर टेक्निकलिटी के आधार पर कह सकते हैं कि छोटी गलती हो गई, क्योंकि फिनांस बिल आया था और उस समय टीएमसी ने व्हिप जारी कर दिया था। लेकिन व्हिप जारी करने के बावजूद केवल 60 विधायक टीएमसी के उपस्थित थे। अगर बिल पर वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर देती तो फिनांस बिल गिर जाता। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वित्त विधेयक गिर गया है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अल्पमत में सरकार, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह है। लेकिन इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि आखिरकार ये 140-45 विधायक गायब कहां हो गए, अचानक से इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया। ममता बनर्जी लौटी है, सारे विधायकों को नोटिस जारी कर रही हैं, बताओ कारण क्या है। लेकिन कारण बताते बताते ममता से कारण न पूछ लें, इसकी संभावना है, क्योंकि अगले साल
होने वाले चुनाव से पहले ममता बनर्जी इतने परेशान हो चुकी है कि हो सकता है कि उनकी पार्टी के अंदर जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों से एंटी इनकम्बेंसी को देख देख कर ऐसा लगने लगा है उन्हें कि अब पार्टी छोड़कर जाना ही हमारे कैरियर के लिए बेहतर होगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात ऑपरेशन ब्रह्मा की। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। इस भूकंप ने देश में भारी तबाही मचाई है, जिससे अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार में घर ढह गए, बुनियादी ढांचा चरमरा गया और लोग बेसहारा हो गए। इस संकट की घड़ी में भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो अपने मित्र राष्ट्रों के लिए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला देश है। भारत ने तुरंत म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया। इसके तहत भारत ने बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाई है। भारतीय वायुसेना का C-130 विमान 15 टन राहत सामग्री लेकर हिंडन एयरबेस से म्यांमार के यांगुआ पहुंचा। इसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाइयां भेजी गई हैं। वहीं पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से भी बातचीत की है। हर मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी अलग अलग देशों के साथ खड़े रहते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा की भी इसी तरह तारीफ हो रही है। देखिए, पीएम मोदी का भारत है ये, और यहाँ दोनों तरह की बातें देखी जाती है। दुख में हम किसके साथ खड़े हैं तो वो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। ये म्यांमार है, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश है। इस बीच म्यांमार के साथ हमारे अच्छे संबंध बने। कभी ऐसा था कि ये कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, म्यांमार के साथ हमने संबंध इतने खराब कर लिए कि वो पूरी तरह से चीन के गोद में बैठ गया था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी 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 बचाओ जो सोरोस गैंग की बात चलती है कि जो सोरोस ने एक डेमोक्रेसी बचाने के लिए संगठन बनाया था जिसमें सोनिया गांधी, आंग सान सू की दोनों को जगह दी थी। इसी के आधार पर हमने जुंटा शासित म्यांमार से संबंध खराब कर लिए और उसके कारण जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी थी उसमें म्यांमार के कुछ ऐसे कैंप की भूमिका थी जो चीन से सप्लाई होता था हथियार। लेकिन भारत ने इस नीति को बदला और ऐसे नेबरहुड फर्स्ट की नीति जो है भारत सरकार की यानी पीएम मोदी की कि अपने पड़ोसियों से सबसे पहले बेहतर संबंध बनाओ। ये नेहरू से लेकर कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब की पॉलिसी से उलट थी। एक गुजराल की बात छोड़ दें तो गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्रिन दी थी जिसमें फॉरेन पॉलिसी की चर्चा की गई थी कि अपने आसपास के देशों से बेहतर संबंध बनाए। लेकिन नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक, यहां तक कि मनमोहन सिंह तक, कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी गई कि हम अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बना के रखें। लेकिन पीएम मोदी ने किया और ऐसे दुख के घड़ी में, चाहे नेपाल ही क्यों ना हो, 2015 में नेपाल में ऐसा ही भूकंप आया था और मोदी ने खजाना खोल दिया था। आज तक नेपाल के लोग याद रखते हैं कि पहले की सरकारें किस तरह से सहायता करती थी और पीएम मोदी की सरकार किस तरह से सहायता की, और अब म्यांमार के लोग भी याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे समय में जिस तरीके की मदद की जरूरत होती है उससे ज्यादा मदद अभी की सरकार, भारत की सरकार कर रही है। श्रीलंका में हो या फिर मालदीव में हो, जहां भी ऐसे सुनामी के कारण, भूकंप के कारण हुआ है, भारत सरकार आगे बढ़ती है। उसी का असर है कि पूरी दुनिया में आज भारत की ताकत क्या है। चाहे यूएन में देखिए, चाहे एशिया में उभरती हुई ताकतों से उभरी हुई ताकत बन गई है। चीन चिल्ला रहा है इस बात के लिए कि जो हमारे संपर्क में थे, चाहे मालदीव हो या फिर श्रीलंका हो या फिर इधर म्यांमार हो, सब भारत के पक्ष में जा रहा है। तो ये एक डिप्लोमेसी भी है और आत्मीयता भी है, जिस तरीके के संवेदना जागृत होती है एक लीडर के अंदर। तो ये म्यांमार में जो ऑपरेशन ब्रह्मा चला है उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा रिलेशन में भी और संवेदना में भी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।